फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसकी संख्या यहाँ पे 40 होगी। यानी कि 40 हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, चुनिंदा क्वेश्चन को देखेंगे। तो बस सब स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाएंगे सेशन में, और जो दोस्त अब तक नहीं आए होंगे सबको शेयर कर देंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, और साथ ही साथ सब स्टूडेंट क्लास को लाइक भी कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन में जो कहा गया उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, बोला गया आपका बोल्शेविक क्रांति कब हुई। यहाँ पे दिए गए 4 विकल्प। आपका फरवरी 1917 है, नवंबर 1917 है, अप्रैल 1917 और जुलाई 1905 है। तो जल्दी से जिन स्टूडेंटों को आंसर पता हो जल्दी से आप लोग मेरे साथ आंसर बताते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे लगातार हम आपको ऑब्जेक्टिव क्लास कराएंगे। सोशल साइंस, मैथ, साइंस सबका क्वेश्चन सेट भी तैयार हो चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवंबर 1917। नवंबर 1917 में आपकी बोल्शेविक क्रांति हुई थी। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं, यानी कि सेकेंड नंबर प्रश्न, वो भी आपके सामने है। दूसरा नंबर प्रश्न में बोला गया हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी का नाम बता देना, वो कौन थे। अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। जल्दी आंसर बताएंगे सब स्टूडेंट। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका पुर्तगाली। कौन थे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी? पुर्तगाली थे। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। तीसरा प्रश्न में कहा गया आपका यहाँ पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। किस अधिवेशन वो बता देनी है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए। सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन, नवंबर 1920 फैजपुर और या दिसंबर 1920 नागपुर। इसका जो सही जवाब होगा, चलिए बहुत अच्छा, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा सितंबर 1920 आपका कोलकाता अधिवेशन। कहाँ? कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका 4 यहाँ पे सामने है। बोला गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। ठीक है, किसने किया, कब किया था और किसने किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1925 में केवी हेडगेवर, है ना, हेडगेवर ने किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे रहेगा वो 5वां। चलिए 5वां नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। बोला गया 5वां नंबर प्रश्न में आपका इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। 4 विकल्प यहाँ भी है। जल्दी फटाफट जिनको आंसर याद हो बताते रहेंगे। जिनको याद नहीं है घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपको भी याद हो जाएगा। आपको ये जो आपका सेट है सब सेट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। वैसे यहाँ भी आप अगर ध्यान से आंसर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आंसर सुनेंगे भी तो यहाँ पे 1838 है, 1881 है, 1918, 1932। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि 1918। कब? 1918 में इंग्लैंड में स्त्री एवं पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 6 में कहा गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्गों के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्गों में उभर के आया। 4 विकल्प यहाँ भी है। उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति, श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर डी, मध्यम वर्ग जो है आपका बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 7 नंबर प्रश्न भी देखिएगा आपके सामने है। बोला गया यहाँ पे 7 नंबर में प्राचीन काल में विश्व स्थल मार्ग, है ना, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया एवं यूरोप का व्यापार होता था। स्थल मार्ग का नाम बता देनी है। यहाँ भी दिए गए 4 विकल्प। सूती मार्ग है, रेशम मार्ग है, उत्तर मार्ग पथ है और दक्षिण पथ है। इसका जो सही आंसर होने वाला है, सही जवाब जो होने वाला है वो होगा आपका रेशम मार्ग, यानी कि विकल्प नंबर बी। अब लोग पढ़े होंगे, ये आपका हिस्ट्री में भी पढ़ना है और आपको ज्योग्राफी में ही पढ़ना है, दोनों सेक्टर में पढ़ना है। वैसे यहाँ पे हम लोग सोशल साइंस का टेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे 80 प्रश्नों का। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 8। कहा गया
आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ आर्थिक संकट के कारण? पहला आपका साम्यवादी शासन प्रणाली है पहला विकल्प में, दूसरा आपका लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, तीसरा आपका फांसीवादी नाजीवादी शासन और चौथा बोला गया पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो इस किस शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिख रहा है, फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 में किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? यहाँ पे कौन सा जो आपका पत्र है वो आपका रातों रात जो है अपनी भाषा बदल दी थी? 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए, हरिजन है, भारत मित्र है, अमृत बाजार पत्रिका या हिंदुस्तान रिव्यू। इसका जो सही जवाब होगा, जल्दी से सब स्टूडेंट आंसर में बताते रहेंगे, इसका सही जवाब जो होने वाला है वो होगा आपका अमृत बाजार पत्रिका। कौन? अमृत बाजार पत्रिका, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर रहेगा वो 10 नंबर में कहा गया आपका, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ये शब्द जो है यानी कि ये जो वाक्य आपके सामने है, ये वाक्य किसने कहा था? 4 विकल्प यहाँ पे है, महात्मा गांधी है, मार्टिन लूथर है, पैगंबर मोहम्मद है, चौथा में बोला गया ईसा मसीह। इसका जो सही जवाब होगा, सब स्टूडेंट जल्दी से ध्यान एक्टिव यहाँ रखेंगे, ध्यान यहाँ रखेंगे और जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका मार्टिन लूथर का। कौन थे? मार्टिन लूथर ने कहा था। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पे सोशल साइंस साइंस दोनों का सेट तैयार हो चुका है, 10-10 सेट, और मैथ के भी तैयार हो रहा है। तो जिन स्टूडेंट को सेट लेना हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको सेट उपलब्ध करा दी जाएगी आंसर के साथ में, है ना, ताकि आप सेट के माध्यम से भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपका तैयारी और बेहतर से बेहतर हो सकती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है वो 11 नंबर भी आपके सामने दिख रहा होगा। 11 नंबर प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यहाँ भी दिए गए 4 विकल्प, हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, उत्तराखंड है। तो इसका जो सही विकल्प है जो आंसर होगा जल्दी से बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव रहेंगे और तेजी से आंसर बताएंगे ताकि हम लोग जल्दी से 40 क्वेश्चन को देख सके। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा। चलिए यहाँ से थोड़ा सा चलिए यहाँ पे हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा गया, यहाँ पे देखिएगा, बोला गया प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? यानी कि जो भी प्राणी होते हैं उनके शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है वो बतानी है। यहाँ पे भी 4 विकल्प है, 55%, 60%, 65% और 70%। तो इसका सही जवाब जो होने वाला वो होने वाला आपका विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी यानी कि 65%। कितना? 65% जो है प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा उपलब्ध होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर है वो आपका 13 नंबर प्रश्न भी आपके सामने दिख रहा होगा। 13 नंबर प्रश्न में कहा गया, उसको देख लेते हैं। बोला गया, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने भागों में बांटा गया वो बतानी है। 4 विकल्प यहाँ मौजूद हैं। पहला आपका 4 वर्गों में, दूसरा आपका 3 वर्गों में, तीसरा आपका 5 वर्गों में, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 3 वर्गों में, यानी कि विकल्प नंबर सेकेंड। विकल्प नंबर सेकेंड यानी कि 3 वर्ग जो कि आपको दिख रहा होगा, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 3 वर्गों में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर है वो आपका 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न भी आपके सामने होगा। 14 नंबर प्रश्न में आपका कहा गया, यहाँ पे चलिए यहाँ रहा 14 नंबर प्रश्न। कहा गया, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो है ना, विश्व में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का विस्तार है ये बताना है हमें। वन का विस्तार आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ, वन का विस्तार जो है कितने हेक्टेयर पे है ये बता देनी है हमें। पूरे विश्व की बात हो रही है, ठीक है, पूरे विश्व की बात हो रही है, तो जल्दी से बता दीजिएगा इसका सही आंसर। हम कई बार आपको बता भी चुके हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर सेकेंड, 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 15 नंबर प्रश्न भी देख लेते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन सामने क्लियर। बोला गया,
एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, कितने मैग्नीज लगते हैं एक टन इस्पात बनाने में। चार विकल्प यहाँ भी मौजूद है। 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 10 किलोग्राम, यानी कि 10 केजी। 10 केजी मैग्नीज का से जो है ना 1 टन इस्पात बन जाता है। चलिए बहुत अच्छा, सबका आंसर सही सही आ रहा। बस सब स्टूडेंट आखिर तक बने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते रहेंगे और अंतिम में अब ये भी बता देंगे कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 16, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कहा गया कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। चारों यहाँ पे कोयले का प्रकार है, इसमें बता देनी है सबसे बेहतर कोयला कौन सा है। पहला आपका है एंथ्रासाइट, दूसरा आपका पीट, तीसरा आपका लिग्नाइट और चौथा आपका बिटुमिनस। तो सबसे बेहतर यानी कि सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला है वो आपका है एंथ्रासाइट, यानी कि विकल्प नंबर ए। चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर है वो आपका 17, यानी कि 17 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका यहाँ पे कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, कौन सा यहाँ पे उपभोक्ता उद्योग है बता देना। पहला ऑप्शन आपका पेट्रो रसायन, दूसरा बोला लौह इस्पात, तीसरा आपका चीनी उद्योग, चौथा आपका चित्ररंजन लोकोमोटिव। इसका जो सही आंसर होगा वह जगह आपका विकल्प नंबर सी चीनी उद्योग। कौन, चीनी उद्योग जो है वो आपका उपभोक्ता उद्योग कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 18 में कहा गया यहाँ पे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पे बता देना है, यहाँ पे भी 4 विकल्प दिए गए, 1998 है, 1988 है, 1989 है और 1985 है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 1986, यानी कि विकल्प नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, 1986 में किया गया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 19, बहुत ही आसान सा प्रश्न। कहा गया यहाँ पे पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। क्या आपका पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। 4 विकल्प यहाँ भी है। पहला आपका धात्विक है, दूसरा आपका अधात्विक है, तीसरा परमाणु है, चौथा आपका ईंधन है। तो पाइराइट जो है आपका वो है धात्विक है ना, धात्विक खनिज है, यानी कि विकल्प नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर रहेगा वो 20 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया उसको देख लेते हैं हम लोग। तो 20 नंबर प्रश्न ये भी देखेगा, ये भी आपके सामने है। तो 20 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका 2001 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय आबादी बता देनी है कितने प्रतिशत है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। पहला आपका 20.5%, दूसरा आपका 15.5%, तीसरा आपका 10.5%, चौथा आपका 25.5%। तो इसका जो सही जवाब होने वाला वो क्या होगा, जल्दी से बता देंगे सब स्टूडेंट्स। तो इसका जो सही जो आंसर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी जो आपको दिख रहा है 10.5%, यानी कि 10.5% 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। उससे पहले यदि कोई क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन लिया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया आपके सोशल साइंस का। तो 40 प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हम लोग। तो चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया, तो उसको भी देख लेते हैं। कहा गया निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन से लोकतंत्र में रंगभेद के विरुद्ध नहीं थे। रंगभेद के विरुद्ध कौन नहीं थे ये बता देनी है। 4 विकल्प यहाँ पे है, मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन मार्लोस और चौथा आपका जेड गुडी है ना। तो इसके जो सही विकल्प है, जो 4 विकल्प में जो सबसे सही आंसर होगा तो वो होगा आपका जेड गुडी। कौन इसका सही आंसर होगा, जेड गुडी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न नंबर देखेंगे 22 में कहा गया आपका सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति जो है किस धारणा पर आधारित रहती है बता देनी है। पहला विकल्प यहाँ पे है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, दूसरा बोला गया विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी साथ रहते हैं, तीसरा एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, चौथा बोला गया एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में किया जा सकता है सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए एक धर्म दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ है। यही होता है सांप्रदायिक राजनीति, यानी कि धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है उसी को कहते हैं हम लोग सांप्रदायिक राजनीति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 23। जल्दी आंसर बता देंगे सब स्टूडेंट। बोला गया संघ सरकार का उदाहरण है। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद है, अमेरिका है, चीन है, ग्रेट ब्रिटेन है जिसको हम लोग इंग्लैंड कहते हैं, और चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं।
तो जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे ताकि हम लोग जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख सके और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन देख सके। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट, अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो आपका हो जाएगा अमेरिका। ठीक है इतना। चलिए अगला प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर आएगा 24 भी आपके सामने है। 24 में कहा गया आपका भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ। ठीक है, 4 विकल्प यहाँ भी हैं। जब तक हम विकल्प पढ़ें जब आप तेजी से आंसर बताएंगे, सब स्टूडेंट, ऑल टू ऑल स्टूडेंट आंसर बताएंगे। जो दोस्त अब तक नहीं आए हैं सबको शेयर भी कर देंगे। तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन में 1960 के दशक में, दूसरा 1970 के दशक में, तीसरा विकल्प है 1980 के दशक में और चौथा है 1990 के दशक में। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर सेकेंड, यानी कि 1970 के दशक में। कब है? 1970 के दशक में आपका भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश आरंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 25 भी आपके सामने बोला गया। 25 में चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से और कांग्रेस पार्टी के विरोध से। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा पेड़ बचाने से। किससे? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से। विकल्प नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका रहेगा 26 में। चलिए यहाँ नीचे में थोड़ा आ गया है विकल्प, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने विकल्प दिख रहा होगा। कहा गया क्वेश्चन में आपका तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ? तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुआ भारत के? 4 विकल्प यहाँ भी है। पहला आपका बिहार, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका आंध्र प्रदेश, चौथा बोला गया तमिलनाडु। तो सही जो जवाब होगा इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब होने वाला आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि विकल्प नंबर सी, आंध्र प्रदेश में तारी विरोधी आंदोलन भारत में सबसे पहले शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 27। तो जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे सब स्टूडेंट। 13 नंबर विकल्प भी 13 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है। बोला गया राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? किस देश में राजनीतिक दलों की नींव पड़ी? 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद हैं। पहला विकल्प में है ग्रेट ब्रिटेन, जिसको हम लोग इंग्लैंड कहते हैं, दूसरा आपका है भारत, तीसरा है फ्रांस, चौथा है विकल्प में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड में। राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले कहाँ पड़ी है? इंग्लैंड में पड़ी है, या आप इसको ब्रिटेन कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। जल्दी से इसको स्टडी करेंगे, देखेंगे और आंसर बताएंगे। बोला गया गठबंधन की सरकार बनने में महानतम संभावना किस प्रकार की होती है? किस व्यवस्था की होती है? ठीक है, गठबंधन की सरकार में किस व्यवस्था की होती है? क्वेश्चन आप पूरा देखिए तब आप आंसर दीजिएगा, तो आपको सही सही समझ में भी आएगा। बोला गया गठबंधन है ना, गठबंधन की सरकार बनाने में महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की होती है? पहला विकल्प है एक दलीय व्यवस्था, दूसरा आपका द्विदलीय व्यवस्था, तीसरा आपका बहुदलीय व्यवस्था, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत अच्छा, सब आंसर बता रहे हैं। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका बहुदलीय शासन व्यवस्था है ना। बहुदलीय यानी कि एक से अधिक दल जब आपस में मिलके सरकार बनाती है तो उसे हम लोग कहते हैं गठबंधन की सरकार। क्या बोलते हैं? गठबंधन की सरकार, जिस तरह से अभी बिहार में गठबंधन की सरकार बनी हुई है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा 29, यानी कि आपके सामने है 29 नंबर प्रश्न। चलिए आप क्लियर है। बोला गया 29 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? सॉरी यहाँ पे दिया हुआ क्लियर है, यहाँ पे राष्ट्रीय दल नहीं है। कौन राष्ट्रीय दल नहीं है बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और चौथा बोला गया भारतीय जनता पार्टी। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय दल का मतलब अर्थ हुआ कि जो पूरे भारत लेवल पे नहीं होगा उसे कहेंगे हम लोग राष्ट्रीय दल नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो आपका जो है राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे भारत में चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी भी आपका है, बहुजन समाज पार्टी भी है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये आपका राष्ट्रीय दल नहीं है, ये आपकी क्षेत्रीय पार्टी कहलाती है ना। क्षेत्रीय पार्टी यानी कि किसी खास क्षेत्र में रह जाए, यानी कि बिहार में ही आपका लोक जनशक्ति पार्टी दिख सकता है, बाकी तीनों जो है वो आपका राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 30 वो भी प्रश्न आपके सामने है। बोला गया 30वां प्रश्न में इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था बता देनी है। 4 विकल्प यहाँ भी है, अमेरिका है, चीन है, भारत और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप बताइए, बताइए जल्दी से बताएंगे। जब तक हम आपको बता दें कि यहाँ पे सोशल साइंस का क्लास चल रहा है और जो कि हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे
और यहाँ से हम आपको एक खास और चीज़ बता दें कि जिन स्टूडेंटों को सेट लेना हो, मॉडल सेट, यानी कि जो मेरा गेस सेट है साइंस, सोशल साइंस, मैथ का, सबका 10-10 सेट तैयार हो चुका है। तो जिनको पीडीएफ लेना हो मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, सबका आपको सेट मिल जाएगा आंसर के साथ, ताकि आप यहाँ क्लास के बाद अगर इसको आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। चलिए, सबका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 30 का भी। तो अब हम बता देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है आपका भारत, यानी कि विकल्प नंबर सी। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, लाइक सब स्टूडेंट कर देंगे। जो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और बिल्कुल आसानी पूर्वक आप हमारे साथ शाम के 6 बजे से क्लास प्रत्येक दिन कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 31 में कहा गया, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। 4 विकल्प यहाँ भी है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जल्दी से बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। विकल्प पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न नंबर है वो आपका 32, यानी कि 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न में भी आपको देखिएगा, यहाँ भी क्लियर है। 32 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है। शेयर बाजार की नियामक संस्था बता देनी है। 4 विकल्प यहाँ मौजूद हैं आपका, SIDBI है, SEBI है, सेबी है, RBI है, स्टॉक एक्सचेंज है। इसका जो सही जवाब होगा, सही उत्तर जो होगा वो होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी, जो कि आपको दिख रहा होगा सेबी। क्या दिख रहा है आपका? सेबी, जिसको हम लोग कहेंगे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, शेयर बाजार की ये नियामक संस्था होती है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 33। चलिए, यहाँ भी 33 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे और आंसर देने में कोई दिक्कत ना हो। जल्दी से बता देंगे इसका आंसर। बोला गया, निम्न में कौन संस्थागत वित्त का साधन है। वित्त का साधन कौन है जो संस्थागत है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके इकोनॉमिक्स का, है ना, सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स का। चलिए, पहला विकल्प आपका है व्यापारी, दूसरा आपका रिश्तेदार, तीसरा आपका व्यावसायिक बैंक और चौथा आपका है महाजन। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका व्यावसायिक बैंक। कौन हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक, यानी कि फाइनेंशियल बैंक जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे संस्थागत वित्त का साधन। चलिए, अगला प्रश्न नंबर रहेगा वो 34 में कहा गया प्रश्न में देखिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बता देंगे जल्दी से सब स्टूडेंट इसका आंसर। हर एक स्टूडेंट 100% स्टूडेंट को इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। बोला गया, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। 4 विकल्प यहाँ भी है, मुंबई है, दिल्ली है, पटना है, बेंगलोर है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर ए, मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कही जाती है? तो मुंबई को कही जाती है। चलिए, अगला प्रश्न, तो प्रश्न नंबर है वो आपका 35 में है, इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि इनमें कौन बीमारू राज्य है, वहाँ बिहार आंसर कर लिए थे, लेकिन यहाँ पूछा गया इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है, वो बतानी है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, इनमें से बीमारू राज्य जो नहीं है वो बता देना है। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद हैं, बिहार है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है और उड़ीसा है। तो बीमारू राज्य नहीं के श्रेणी में जो आएगा वो होगा आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि कर्नाटक आपका बीमारू राज्य नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न नंबर आपका 36 में कहा गया यहाँ पे वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। जल्दी से बता देंगे सब स्टूडेंट आंसर, जिनको आंसर मालूम हो। जिनको आंसर नहीं मालूम हो, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको हम PDF भी उपलब्ध कराएंगे इस सेट का, जिससे आप 1-2 बार पढ़िएगा आंसर के साथ, आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला विकल्प में दिख रहा है आपको 1, दूसरा में 2 है, तीसरा 5 है और चौथा विकल्प में आपको 4 दिख रहा है। तो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग होते हैं वो होते हैं आपके कितने? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 5। वैश्वीकरण के 5 अंग होते हैं। कितने? 5 अंग होते हैं वैश्वीकरण के। ये क्वेश्चन भी आपके इकोनॉमिक्स का ही है। चलिए, अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी आपको इकोनॉमिक्स का ही दिखेगा, आखिरी चैप्टर का। कहा गया, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? आपको पता होना चाहिए कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाई जाती है ना। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता दिवस मनाई जाती है।
चलिए फिलहाल यहाँ बता देनी है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। 4 विकल्प यहाँ मौजूद है, 1986, 1980, 1987 और 1988, है ना 88। तो इसका जो सही आंसर है, बहुत स्टूडेंटों का सही आंसर आ रहा है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 1986। 1986 इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर रहेगा वो 38। चूंकि यहाँ पे हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं और इस तरह के 10 सेट बनाए। कितने सेट? 10 सेट, जिससे हम लोग हर सेट में 40 क्वेश्चन को देखेंगे। चूंकि आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये सेट नंबर कितना आपका 1 है। तो यहाँ पे 10 सेट को देखेंगे तो कुल मिला के हम लोग कितने हो जाएंगे? 400 प्रश्न हो जाएंगे, जो कि सोशल साइंस के होंगे। इसी तरह से 400 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे और 500 प्रश्न आपके मैथ के लिए गए हैं। बस इसी में से आपका हर एक क्वेश्चन आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर आंसर आ रहा है बहुत स्टूडेंटों का। इससे पहले हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं छोटा, ताकि अगला जो चौथा विकल्प जो है वो भी आपको दिख जाए। चौथा विकल्प में कुछ खास लिया नहीं गया, बोला गया इनमें से कोई नहीं। चौथा विकल्प में क्या आपका इनमें से कोई नहीं लिया गया है। चलिए यहाँ पे तो बोला, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला गया स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग करते हैं, यानी कि आभूषण की शुद्धता की जांच के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग करते हैं। हर एक स्टूडेंट का आंसर सही आ रहा है। बहुत अच्छा, सब स्टूडेंट आंसर बताते रहेंगे लगातार, है ना। इसका सही आंसर जो है वो हम बता देते हैं, वो आपका होगा हॉलमार्क। क्या? सोने की शुद्धता यानी कि आभूषण की शुद्धता की जांच हॉलमार्क के चिन्ह से किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न, यानी कि इस 38 का हो जाएगा बी। अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न में कहा गया नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण बता देनी है। पहला ऑप्शन आपका जल की अधिकता, दूसरा वर्षा की अधिकता, तीसरा बोला गया नदी की तली में अवसाद का जमाव और चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपका सिमिलर है। जल की अधिकता या वर्षा की अधिकता दोनों एक ही चीज हो गया। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, जो कि विकल्प सी में दिख रहा होगा वो क्या आपका नदी की तली में अवसाद का जमाव, है ना। विकल्प नंबर सी 39 का सही आंसर होगा। चलिए आज के क्लास का हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे, जो कि प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 40। ये भी क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। भवनों की आकृति बता देनी है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में कैसी होनी चाहिए? 4 विकल्प यहाँ दिए गए। आपका है अंडाकार पहला, दूसरा आपका है त्रिभुजाकार, तीसरा आपका चौकोर और चौथा आपका आयताकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आयताकार। कैसा? आयताकार होगा भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति। तो ये थे आज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सोशल साइंस के यानी कि सामाजिक विज्ञान के थे, जिसको काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन कह सकते हैं। चुना हुआ क्वेश्चन है पूरे सिलेबस का। इसी तरह से चुने हुए हम 10 सेट बनाए हैं और बारी बारी से 10 सेट को हम यहाँ पे कराने वाले हैं। 10 सेट आपका साइंस होगा, 10 सेट आपका सोशल साइंस, जो कि अभी पहला सेट हो चुका है, 10 सेट मैथ है और लैंग्वेज पेपर के भी 10 सेट कराएंगे। तो बस सब स्टूडेंट लगातार बने रहेंगे। जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे, यानी कि ऑल पे कर देंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक शाम के 6 बजे से प्रत्येक दिन क्लास में आ पाएंगे और हर एक क्लास में जो भी क्वेश्चन बताई जाएगी हर एक क्वेश्चन का फ़ायदा ले सकते हैं। जिन स्टूडेंटों को सेट चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करेंगे, यहाँ से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत सारे स्टूडेंटों को 40 में 40 क्वेश्चन का आंसर याद रहा होगा। तो कमेंट में आप बताते चलेंगे कि आपका कितना सही हुआ और साथ ही साथ ये भी बता देंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। क्लास को लाइक करना ना भूलेंगे और जो दोस्त क्लास में नहीं पहुंच पाए होंगे सब दोस्तों को शेयर भी कर देंगे, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी क्लास में आए और वो भी क्लास का फ़ायदा लें। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले क्लास में। जय हिंद।